पहले आप पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटे, ये हो गया ना। नेक्स्ट इससे रिलेटेड बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से क्वेश्चन लेते हुए अब आप इसे खुद भी सॉल्व करने की थोड़ा कोशिश करेंगे। The electric field associated with an electromagnetic wave in vacuum is given by E is equal to I cap 40 cos kz minus 6 into 10 to power 8 t, where E, comma Z and T are volt V by M, comma meter and seconds respectively. Okay, the value of wave vector. The value of wave vector. ऑप्शंस लिख रही हूँ, बताइए कितना होगा, बता सकता है कोई? नीचे माइनस देखिए आपका 5 6 4 3 देखिए ध्यान से, बड़ा देखेंगे। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको एक वो दे रखा है कंपोनेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट दे रखा है ये, ठीक है। E बराबर आई कैप 40 cos के Z माइनस 6 गुना 10 की घात 8 t, ठीक है। तो बताएंगे कि पहले तो ये
कंपोनेंट ई दिया हुआ है, ये कौन से डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है? और कोई सेट वाई, क्योंकि मैंने बताया था कि फेज एंगल देखिएगा। डायरेक्शन देखने के लिए क्या देखना है आपको? फेज एंगल में अगर x दिया है तो x डायरेक्शन, y दिया है तो y, और z दिया है तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो इट मीन्स प्रोपोगेटिंग इन z डायरेक्शन। और प्लस या माइनस? क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस है तो प्लस एक्शन, प्लस पॉजिटिवली z एक्सेस। चलिए अब बताइए कि उसने ये कहा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेव वेक्टर के। अब ये तो बड़ा हो गया, के की वैल्यू कहाँ से निकाले? यहाँ तो जो दी है यहाँ तो के ही दे रखा है, कंपेयर करने के लिए तो बोला था। तो कंपेयर कैसे करेंगे? तो के ही दे रखा है, तो क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे के? हम जानते हैं वेव वेक्टर के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। अरे मैडम यहाँ तो कहीं लैम्डा भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, तो लैम्डा कहाँ से करेंगे हम? लैम्डा होता तो चलो तब भी मानते, अब क्या करें? क्या किया जाए? आपके पास एक रिलेशन होता है v इज इक्वल टू एन लैम्डा, सुना है? एन लैम्डा क्या तो या एफ लैम्डा, ये फ्रीक्वेंसी होती है ना। v इज इक्वल टू, या ये कह दो कई किताबों में एन होता है, कईयों में एफ होता है ना। v इज इक्वल टू एन लैम्डा या v इज इक्वल टू एफ लैम्डा से हो। तो यहाँ से ये देखिए कि मैं ना यहाँ से लैम्डा निकाल लेती हूँ, और फिर इसको लैम्डा का मान कितना आ जाएगा यहाँ से? v अपॉन एफ। तो मैंने कहा कि अगर चलो मेरे पास ना के है ना लैम्डा है, तो मैं लैम्डा की वैल्यू ही इससे पुट करके देख लूं। तो मैंने लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट करी, कितनी आई? लैम्डा की वैल्यू पुट करी तो इस फैक्टर में क्या आया? v अपॉन एफ। अब ये एफ कहाँ गया? क्या हो गया? अपॉन, ये क्या होता है? ओमेगा अपॉन ये मैं क्या चल रहा था इधर, क्या चल रहा था? तो k इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन v आ गया, ठीक है। अब ये देखो कि भाई ओमेगा तो है ना, ओमेगा का मान तो दे रखा है, और v दे रखा है कहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड with an electromagnetic in वैक्यूम हो, फ्री स्पेस हो, बताया था उसमें दिया रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड ऑफ लाइट। अगर वैक्यूम में चल रही है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कितनी होगी? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी, सी के बराबर। v कितने के बराबर हो जाएगा? सी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हमें v का मान पता चल गया। ओमेगा कितना दिया है इसमें? 6 गुना 10 की घात 8। v कितना हो गया? बराबर c के बराबर 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। ये और अब मुझे लगाना, क्या निकालना था मुझे? वेव वेक्टर रखना इसका मान k इज इक्वल टू, और उसका 6 गुना 10 की घात 8 अपॉन 3 गुना 10 की घात 8 से 10 की घात 8 गया, 3 दूनी 6। तो कितना आंसर आ गया? कौन सा ऑप्शन हो गया? क्लियर हो गई बात? अगर कहीं पे के निकालना है तो ना तो आपकी समीकरण में फेस एंगल में के का मान दिया हुआ हो, ना ही आपको लैम्डा दिया हुआ हो, तो आपको क्या करना है? इस सूत्र से v इक्वल टू एन लैम्डा से क्या रख लेना है? लैम्डा का मान रख लेना है उस सूत्र में। यहाँ लैम्डा का मान रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 पाई एफ या 2 पाई एन बट्टे v। तो यहाँ 2 पाई एन क्या हो जाएगा? ओमेगा, ओमेगा बट्टे v। v पता ही है हमें कि यहाँ पे वैक्यूम दे रखा है, तो v तो दे ही रखा है, c के बराबर।
समझ में आ गई बात? हटा दूं? समझ में आया? ये नीट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन। मैंने सन लिखवाए नहीं है, जो पहले क्वेश्चन करवाए हैं ना मैंने, जितने करवा रही हूँ, ये सब नीट के पेपर से ही लिए हुए हैं मैंने। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है इतने जो मैं करा रही हूँ जो नीट के एग्जाम में ना आया हो। कौन कौन सा क्वेश्चन किसी सन में और कौन सा किस सन में आया, सारे क्वेश्चन वही करा रही हूँ जो पेपर में आए हुए हैं। हो गया बेटे? हो गया बेटे? अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और बताएंगे कि कौन कौन मेंटली यहाँ प्रेजेंट है और कौन मेंटली एब्सेंट है। समझ लीजिए अब इस क्वेश्चन का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आया है 2008 में। दी वेलोसिटी दी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन in a medium of permeability epsilon and permittivity mu naught is given by। अब आपने बताना है ये ऑप्शन नंबर ए 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, बी अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सी अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट, और डी अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अभी लिखवाया सबसे पहले मैंने क्या बताया, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ए मीडियम कितना होता है, स्पीड कितनी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, अगर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है तो। बताया अभी अभी P इज इक्वल टू, ये बताया था। अब म्यू और एप्सिलॉन की जगह पर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है क्वेश्चन में कि अगर मीडियम है और कौन सा जिसकी परमिएबिलिटी कितनी है, एप्सिलॉन नॉट है, और परमिटिविटी कितनी है, म्यू नॉट है, तो अब म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाएगा, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन। आंसर अभी भी बताया था। क्या सूत्र तो ये है आपका, लेकिन ये जब दिया हुआ है कितना तो वो यार देंगे आंसर। हो गया बेटे? अब आइए आप एनर्जी डेंसिटी पे। क्या होता है एनर्जी डेंसिटी?
बता सकते हैं कोई बच्चा? एनर्जी क्या होता है? आपका टॉपिक चलेगा एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी। व्हाट इज द एनर्जी? कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं और डेंसिटी किसे कहते हैं? एकांक एरिया में जितनी ऊर्जा लगती है दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हमने देखनी है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अगर हमें एनर्जी डेंसिटी देखनी है, जिस तरह से इसके दो फील्ड्स होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक इसी प्रकार बेटे दोनों क्षेत्रों की एनर्जी डेंसिटी भी होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी डेंसिटी होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। क्या कहलाती है वो? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है। और जो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी होती है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ठीक है बेटे, दो होती है एनर्जी डेंसिटी इन ई दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, और सेकंड मैग्नेटिक पार्ट की क्या होती है बेटे? दैट इज कॉल्ड यू बी एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई नॉट स्क्वायर, पीक वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। बल्कि पीक पे भी पूरा अगर हम पूरा वो दे देंगे, इक्वेशन दे देंगे तो पूरी इक्वेशन ले लेंगे। बेटा देखो ई नॉट जो है वो पीक वैल्यू है ई की, लेकिन अगर हम ई ले लेते हैं तो इसका मतलब पूरी इक्वेशन लीजिए। यहाँ पे फेस भी हो सकता है इसके बीच में, एम्पलीट्यूड भी पॉसिबल है, फेस भी पॉसिबल है। ठीक है, दैट इज ये वाला याद रखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, ये ठीक है। और ठीक इसी तरह से जो यू बी होता है बेटा, इसकी वैल्यू होती है 1/2 म्यू नॉट बी, ऊपर आता है बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी बेटे? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ये कितनी हो गई? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस दैट इज हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट।
अगर अब मैं ई की जगह पूरी साइन वेव दे दूं, इसकी साइन वेव का मान रख दूं मैं इस ई की जगह, मैंने वेव का मान दे दिया, ई इज इक्वल टू गिवन है बेटे ई नॉट साइन, साइन वेव दे रखी है आपको, ओमेगा टी माइनस के। अगर ये वाली एक दे रखी है तो मैं क्या करूंगी बेटे, मुझे अगर इसका मान निकालना है यूई प्लस यूबी का, पहले इसका निकाल दीजिए, कितना आएगा बेटे, इस पूरे का स्क्वायर कर दूं, क्या हो जाएगा, ये आपको निकालना है यू ई इज इक्वल टू कितना बताया था बेटे मैंने, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, यही बताया था ना। तो ई के स्क्वायर में मैं क्या रख दूंगी बेटे, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई, यहाँ पे पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा ई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ये जो वैल्यू है बेटे, इसका मान होता है 1/2। अगर ये कॉस स्क्वायर एवरेज वैल्यू अगर ले ली जाए ना इसकी, अगर इसकी एवरेज वैल्यू ले लो आप, किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी की एवरेज वैल्यू ले लो, एवरेज वैल्यू को हम लिखते हैं बेटे ऐसे यू ई एवरेज, ये होता है एवरेज में आप लिख लीजिएगा, ये हटा, ये हटा दो बेटे, यू ई एवरेज इज इक्वल टू, ये हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया बेटा जी आपका, बताया था मैंने इन एवरेज वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा हैज 1/2 वैल्यू, ये लिख दीजिएगा। तो जब ये साइन स्क्वायर थीटा, ये बेटे साइन स्क्वायर थीटा ही तो है, ये पूरा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा ही है, तो इसकी जगह मैंने रख दिया आपका ई नॉट का स्क्वायर, और ये 1/2, ये बात समझ में आई, मैंने 1/2 क्यों रखा, तो ये कितना हो गया बेटे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, ये कितनी आ गई बेटे, एवरेज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, एवरेज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। इसी तरह से मैग्नेटिक, एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कितनी आएगी, बिल्कुल जस्ट इसी के बिल्कुल बेटे इसी की तरह आएगी, इधर देख लीजिए, यू बी एवरेज 1/4 बी नॉट का स्क्वायर अपॉन न्यू नॉट। अभी तक जब हमने सिंपल लिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक बाइंडिंग एनर्जी ली थी, वहां पे क्या लिया था हमने ई, लेकिन अब जब हमने एवरेज डेंसिटी निकाली तो वहां पे क्या आया ई नॉट, और यहाँ बी नॉट, समझ में आया, फर्क समझ में आया, जब एवरेज निकालना हमने तो वहां पर ई की जगह पे क्या आया ई नॉट बी नॉट, ये पीक वैल्यूज है। उसके बाद इन दोनों में एक रिलेशन भी है बेटे, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक में और एवरेज एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक में क्या है, मैंने यहाँ तक लिख लीजिए, फिर वो लिखाते हैं दूसरों के। मैंने आपको प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये लिखवाया था कि एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड
इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दिखाया था ना अभी ये क्लोज, यानी जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो दोनों में बराबर बराबर बटी हुई होती है, ई में भी और बी में भी। अगर बटी हुई है बराबर है तो इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी भी दोनों की बराबर होगी, और अगर एनर्जी डेंसिटी बराबर है तो उनकी एवरेज एनर्जी डेंसिटी भी बराबर होगी, तो तब उससे हम एक क्लोज निकाल लेंगे। ये लिख लिया, लिखो इसे फटाफट। हो गया बेटे, आपने कर लिया? देखिए, फ्रॉम दी प्रॉपर्टी ऑफ, फ्रॉम दी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी बेटे? प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? द एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बताया था अभी, प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने कि एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड इनटू ई एंड बी, तो उस हिसाब से यू एनर्जी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कौन सी एवरेज बराबर हो जाएगी एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक की एवरेज। ये आपका क्या हो गया बेटे? एवरेज, एवरेज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी बराबर है एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के, बराबर है। अगर ये बराबर है तो मेरे पास जो इससे पहला फॉर्मूला आया था, मैंने कहा था कि अगर मुझे किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टोटल एनर्जी डेंसिटी देखनी है तो मैंने क्या बताया था? यू टी, टोटल एनर्जी डेंसिटी, उसका एवरेज, ये किसके बराबर होगा बेटे? यू ई एवरेज प्लस यू वी एवरेज। ठीक है, अभी अभी मैंने मान निकाला, कितना निकाला बेटे? मैंने एवरेज एनर्जी डेंसिटी का मान कितना निकाला? 1/4 एप्सिलॉन नॉट वी नॉट का स्क्वायर, और ये कितना निकाला? एवरेज बाइंडिंग एनर्जी डेंसिटी, ये एवरेज मैग्नेटिक 1/4 म्यू नॉट का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ये निकाला ना। तो इसका मतलब यू टोटल एवरेज जो है आपका, ये डेरिवेशन आएगा। अब जब हम जानते हैं कि यू ई बराबर है यू बी के, हम जानते हैं यू ई बराबर है यू बी के, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे ना? समझ में आई बात? जब ये बराबर है इसके तो इनके मान भी तो आपस में बराबर होंगे, यानी कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटे? 1/2 वी नॉट का स्क्वायर अपॉन न्यू एप्सिलॉन, आपस में बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो मैंने इस इक्वेशन में, मान लीजिए मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ली, इस इक्वेशन में इसकी जगह क्या पुट कर दिया? इसकी वैल्यू पुट कर सकती हूँ। अगर मैंने इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दी तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे भी यही हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। समझ में आई बात? ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 2 पुट करो इन वन में, 2 इन
यहाँ पे कर दो पुट 2 in 1। ये 1/4 है, 1/2 है। क्या चीज है ना? ये ऐड होने के बाद क्या कह रहे हो आप, ये वाला? ये देखो कैसे बराबर होगा। आपने इसमें टोटल किया दोनों, और जो मैंने आपको बताया वो ये तो बताया। अरे तो अभी आपने एनर्जी डेंसिटी वो कितनी निकाली बेटे? 1/4 निकाली ना, जो आपने बताया, यानी कि मैडम ये 1/4 है। अभी जो मैंने लिखवाया यू एवरेज, अभी तो मान लिखवाया मैंने उसकी आपको, यू ई एवरेज बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, ये अभी तो बताया। तो मैंने गलती से दो लिख दिया। ये दोनों आपस में बराबर है। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो फिर मैं इसकी जगह इसको पुट कर सकती हूँ। अब जब मैंने इसकी जगह इसको पुट कर दिया तो क्या आया बेटे, यू टोटल एवरेज इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ दो, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2, और नीचे कट जाएगा तो तब कितना रह जाएगा, 1/2 ई नॉट का स्क्वायर। टोटल एवरेज एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी, ये है बेटे टोटल एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी, सॉरी ए भी है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी। बिल्कुल ठीक इसी तरह से अगर आप ई वाले फील्ड के बजाय बी वाला निकालोगे तो क्या निकलेगा, यहाँ तक कर लो फिर मैं आगे बढ़ रही। यहाँ तक करने के पश्चात अगर मैं, अब जरा ये बताओ, इधर देख लो, जो यू टोटल है वो कितना निकला बेटे, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, और जो ये वाला है ई यू ई, वो ये यू टी है, यू टी एवरेज, ये है यू ई एवरेज। यू ई एवरेज का मान निकालो जरा यू टी के पदों में, कितना निकलेगा, क्या करूं, इसको मैंने क्या किया, ए ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको, इस एवरेज को मैंने ऐसे लिख लिया, 4 को 2 गुना 2। अब इतने पोर्शन को मैं क्या लिख सकती हूँ, यूटी, यूटी एवरेज। तो क्या सूत्र हो जाएगा बेटे, यानी कि ये हो जाएगा यू ई एवरेज इज इक्वल टू 1/2 यू टी एवरेज। समझ आई बात, और इस 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या सूत्र बन जाएगा, यू टी एवरेज इज इक्वल टू 2 इंटू यू ई एवरेज। ठीक है, बिल्कुल इसी की तरह ही मैग्नेटिक फील्ड की निकालेंगे एनर्जी डेंसिटी। जैसे आपने सारी अभी एनर्जी डेंसिटी किसकी निकाल ली, इलेक्ट्रोस्टैटिक की, अब आप निकाल लोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड की निकाल, यह कर लिया, नोट करो से फटाफट।
ये हो गया बेटे, कर लिया। ठीक इसी तरह से लिखेंगे बिल्कुल सिमिलरली। हो गया, हटा दूं, समझ में आया? ठीक बेटे, इसी तरह से मैं यहाँ पे अभी बिना मिटाई यही लिखनी हूँ। वहां पे आपका क्या रिलेशन था? यू टोटल एवरेज इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था? 2 into E। ऐसे ही बिल्कुल निकलेगा 2 into UB एवरेज। इसे कर लीजिए बॉक्स में। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए जस्ट ठीक लाइक उसी की तरह मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के लिए भी रिलेशन है। और मैंने जिस तरह से बेटे ये वाला निकाला था, जैसा मैंने ये रिलेशन निकाला था बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में, बिल्कुल इसी की तरह से मैग्नेटिक में निकलेगा। वो कितना निकलेगा देखो बेटे ध्यान से, यू टोटल एवरेज इज इक्वल टू, वहां पर क्या था 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई एप्सिलॉन का स्क्वायर, यहाँ निकले रहेगा 1/2 बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। इसे ब्रैकेट में करो। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये कैसे निकला पता है? जैसे मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, पुट 2 in 1। अब हमने उसमें क्या रखा था? बी का मान रखा था। अब जब बी का मान रख दिया तो बी तो हट गया। अब अगर मैं ई का मान रख दूं तो ई हट जाएगा, बी आ जाएगा। समझ में आई बात? अभी जब मैंने बी का मान रखा तो ई के पदों में आ गया। अब अगर मैं ई का मान रखूंगी तो बी के पदों में आ जाएगा। जब बी के पदों में आएगा तो वो कितना आएगा बेटे? इतना आएगा। ये आपका मैग्नेटिक बाइंडिंग और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है बेटे। और ये इसके साथ रिलेशन है। अब जरा वो वाला दोनों समझ गए ना बेटा? क्वेश्चन करें से रिलेटेड? रह गया? हो गया? कर लिया? लिखेंगे क्वेश्चन, ये 2020 में आया हुआ है। The ratio, ये 2020 में आया बेटे। The ratio of contribution made by electric field and magnetic field component to the intensities of an electromagnetic wave
इज वेयर, ब्रैकेट में वेयर सी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट बल्कि स्पीड ऑफ लाइट भी नहीं करिएगा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि आपको पता ही है अगर वैक्यूम में है तो वही उसे स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं, वेव्स। ठीक है, ऑप्शन दे रही हूँ बेटा, 1:1, 1:c और 1:c² और 1:, ये अभी आप कर नहीं पाओगे, ये वाला आर्टिकल में देख लो बेटे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, इसके बाद आएगा फिर ये वाला, देखो ध्यान से। इसमें क्या दिया है, रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय, आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे बनती है, दोनों के कंट्रीब्यूशन से, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। तो उसने ये कहा कि जो कंपोनेंट्स हैं इंटेंसिटीज के, वो कितने हैं, कितने होंगे। अब आपने इंटेंसिटी देख लिया बेटा, इंटेंसिटी कितनी होती है, सत्रह भी समझा भी दूंगी, लिख लो आप। इंटेंसिटीज इज इक्वल टू होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी। एनर्जी लिख लीजिए, यहाँ पर एक लाइन डेफिनेशन ही लिख लो, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी। अगर हम अपनी हिंदी भाषा में कहें, दैनिक उसमें कहें, तो एनर्जी डेंसिटी ही हो गया। इंटेंसिटी क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल में जो ऊर्जा है वो इंटेंसिटी होती है। तो एक तरह से इंटेंसिटी क्या हो गया अपने आप में, एनर्जी तो हो गई, ऊर्जा ही हो गई। तो मैंने आपको बताया कि कितना, उसने कहा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कितना कितना कंट्रीब्यूशन होता है, अभी अभी लिख पाया मैंने इस चीज का, यू ई इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी एवरेज, यू बी एवरेज, यानी दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, इक्वल होता है, उधर इक्वल है तो कौन सा रेशो हो जाएगा, 1:1। समझ में ना, जो इंटेंसिटी है वो उसने घुमाने के लिए दे दिया। आपको ये समझना है कि इंटेंसिटी होता क्या है, इंटेंसिटी की जो परिभाषा है वो एनर्जी तो है, एनर्जी को इसी को तो इंटेंसिटी कहते हैं, E/T/A, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी डेंसिटी। अगर मैं एनर्जी देखूं तो वही जो अभी हमने पढ़ी एनर्जी डेंसिटी ही तो एनर्जी है। अगर वही आपकी बराबर, मैंने सूत्र लिखाया आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी बराबर होती है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के, यानी यू ई बराबर होता है यू बी के। जब दोनों बराबर है तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों के बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन से बनेगी। इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, अनुपात कितना हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए। बच्चे थोड़ा सा बिलक जाते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस बार उसने एनर्जी डेंसिटी पूछी नहीं, उसकी जगह नाम दे दिया इंटेंसिटी। तो बच्चे डर जाते हैं कि मैडम एनर्जी डेंसिटी तो हमने पढ़ी थी लेकिन इंटेंसिटी हमने नहीं पढ़ी थी। चलिए तो अब हम पढ़ लेते हैं इंटेंसिटी ही। जब इंटेंसिटी से इतना डरे बच्चे तो इंटेंसिटी ही पढ़ लेते हैं। हटा दे बेटे क्वेश्चन।
वैसे अगर दैनिक जनरल भाषा में देखूं तो इंटेंसिटी की हिंदी होती है तीव्रता, ठीक है। और तीव्रता मतलब जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता, अगर ये कम चमक रही है तो इसकी इंटेंसिटी कम है, अगर ये ज्यादा चमक रही है तो इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। लेकिन अगर हम इसे साइंटिफिक भाषा में बोले तो एनर्जी अगर ज्यादा है तो ज्यादा चमकेगी, और अगर एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया कम है तो ये कम चमकेगी। समझ में आई बात? आखिर इंटेंसिटी क्या है? एनर्जी तो है। अगर इसकी एनर्जी ज्यादा है तो इसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो गई, और अगर इसकी एनर्जी कम है तो इसकी इंटेंसिटी भी कम हो गई। तो कहने का मतलब ये है, देखिए बेटा, वैसे तो मैंने आपको अभी लिखवाया है लेकिन आप लिख लीजिए इंटेंसिटी की, फिर से अच्छे से इसकी इंटेंसिटी पूरा आर्टिकल ही करवा देती है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लिखिए द एनर्जी क्रॉसिंग। देखो बेटे एक चीज और है, जैसे ये आपकी कोई वेव चल रही है, ये आपकी क्या चल रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है इसके अंदर, ठीक है। ये क्या है? एरिया, ठीक है, वेव का एरिया। और ये क्या चीज है? ये तो लेंथ हो गई, ये नहीं है, वो तो खैर जितना है। ये एरिया है, और मैंने आपको बताया पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मान लीजिए टाइम टी पर यहाँ है आपका एक ड्यूल नेचर अभी आपने नहीं पढ़ी है, इसके बाद पढ़ेंगे। ड्यूल नेचर भी होती है, ड्यूल नेचर पढ़ी है आपने। एक पार्टिकल जो है वो पार्टिकल की तरह तो बिहेव करता ही करता है, साथ ही साथ वो एक किरण की तरह, एक वेव की तरह भी बिहेव करता है। इसमें देखिए आप ये लिखिएगा द एनर्जी क्रॉसिंग, लिखो क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया कहने का मतलब ये था कि एक इस बिंदु से और पर यूनिट टाइम से और पर यूनिट एरिया में जो एनर्जी इससे पास हो रही है वो आपकी कहलाएगी इंटेंसिटी, तीव्रता। द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन ए डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगी बेटे? मेन चीज है ये, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। इन डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर बेटे, इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ wave propagation is called intensity। समझाने के लिए मैं आपको ये बता सकती हूँ कि यहाँ आपका कमरा है, कमरे में मान लीजिए ये कोई बल्ब है, क्या है? बल्ब है, बल्ब जल रहा है, तो ये चारों तरफ अपनी क्या छोड़ेगा? ये वेव छोड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इस दिशा में भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी, ठीक है। अगर वेव फ्रंट पड़े हो, अगर मैं सेम दूरी पर यहाँ से एक पॉइंट ले लूं, यहाँ से एक पॉइंट ले लूं, यहाँ से इस तरह से, तो ये क्या बनता है बेटे? ये मैंने पढ़ाया था ना कि
कौन से चैप्टर में पढ़ाया था? ऑप्टिकल में, ऑप्टिक्स से पढ़ाया था कि जो जब कोई बल्ब जलता है तो वो इस तरह स्फीयर के रूप में उसकी जो इंटेंसिटी है प्रकाश चलता है एक गोले के रूप में, यानी इससे निकलने वाला जो प्रकाश है वो क्या बना लेगा, एक गोला स्फीयर बना लेगा। ठीक है, और जो यहाँ से निकलने वाला प्रकाश है वो इसकी परपेंडिकुलर, जो इसकी सरफेस होगी उसके परपेंडिकुलर, जो यहाँ से निकलेगा इंटेंसिटी लाइट की इसकी परपेंडिकुलर, जो यहाँ से निकलेगा वो इसकी परपेंडिकुलर, जो यहाँ से निकलेगा वो इसके परपेंडिकुलर। तो कहने का मतलब ये रहा कि एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन वेव प्रोपगेशन, जहां से भी वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर रहेगी इंटेंसिटी की। ए वेव इधर चल रही है बेटे और इंटेंसिटी की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर, वेव इधर चल रही है तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर, इधर चल रही है वेव तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर, अगर मिला लो तो ये क्या बन गया, ये तो स्फीयर के रूप में बन जाएगा। ये एनर्जी डेंसिटी मैंने बोला आपको, ये आपका इंटेंसिटी, जरा डेफिनेशन जो मैंने लिखवाई है उससे सूत्र बनाना। इंटेंसिटी को अगर मैं आई से लिखूं तो मैंने क्या लिखवाया, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, मान लीजिए पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम, यही तो हुआ। आपको पता है एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर, पावर कहलाती है पी, पी बटे ए, यानी आई जो है आपका क्या हो गया बेटे, पी बटे ए क्या चीज है, एरिया ऑफ दिस, जिसने घेरा स्फीयर बनाया, स्फीयर का एरिया कितना होता है बेटे, 4πr², यानी पी अपॉन 4π आर, अगर ये स्मॉल आर है तो स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर है तो कैपिटल। ठीक है, तो इसे आप अंडर वो कर लीजिए, आई इज इक्वल टू टी अपॉन 4πr², ये वाला फार्मूला लेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर इसका एवरेज लिया जाए, किसका, इंटेंसिटी का एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बेटे, ये जो पावर है इस पावर का भी एवरेज ले लेंगे, यानी कि आई एवरेज इज इक्वल टू पी एवरेज अपॉन 4πr²। ठीक है, इसे नोट करो। हो गया, देखिए बेटे जैसे आई इजिकल टू पी अपॉन 4πr² है, मैं कह रही हूँ कि पावर कांस्टेंट रहेगी और 4π भी कांस्टेंट है, तो इसको मैं कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लूं तो क्या क्या रिलेशन आ जाएगा बेटे, आई में और आर में, किसके लिए, फोर स्फीयर, स्फीयर के लिए इंटेंसिटी और रेडियस ऑफ स्फीयर में ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर मैं कहती हूँ कि कोई ऐसा लाइट सोर्स है जिससे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्फीयर ना बन करके एक लीनियर लाइन बन जाए, कोई ऐसी मैं ले लूं कि जिससे स्फीयर नहीं बनता लीनियर बन जाए, तो आप क्या लिखेंगे, लिखिए फॉर लीनियर सोर्स, ये तो आपका जो है ना ये फोर स्फीयर है, और ये जो स्फीयर क्या बनता है जब बल्ब एक पॉइंट के रूप में है, चार्ज कैसा है, पॉइंट चार्ज, या लिख लीजिए पॉइंट चार्ज, फॉर ए पॉइंट चार्ज, जब आपका एक इस तरह से बल्ब जल रहा है, लेकिन अगर कोई ऐसा है फॉर लीनियर चार्ज, ये ट्यूब है, इस ट्यूब से निकलने वाली वेव फ्रंट्स कैसी होगी, टेल मी, बल्ब से निकलने वाली वेव फ्रंट्स तो क्लियर होंगी है, बिकॉज वो इक्वली
हर तरफ डिवाइड होती है, बट इस ट्यूब से निकलने वाली एयर फ्रेंड्स कैसी होगी? लीनियर। कैसी होगी? क्योंकि ये लीनियर है, इसकी वेव फ्रंट्स लीनियर निकलती है। तब आप करेंगे आई इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, वहां पे इंटेंसिटी जो है उसकी आर पर डिपेंड करेगी, ठीक है। और अगर मैं ले लूं बेलनाकार, बेलनाकार जैसे कि आपने देखा आजकल सीएफएल आ रही है बेलन के रूप में, बेलन के रूप में आ रही है, बेलन के रूप में सीएफएल आ रही है, उसके लिए क्या हो जाएगा? एनर्जी इंटेंसिटी, तब इंटेंसिटी देखो क्या सूत्र है, यू अपॉन ए इंटू टी, पी अपॉन ए। बेलन का ए कितना होता है? 4 पाई आर इंटू एल। अरे यही तो होता है, ये देखो, अगर ये रेडियस है और ये एल है, ये आर है ये एल है, तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू एल, यही तो होता है, 2 पाई आर इंटू एल, ये इसका एरिया होता है। तब इसकी यहाँ पे लिख लो फॉर ए सिलेंडर, सिलिंड्रिकल सोर्स, फॉर ए सिलेंडर सोर्स, सिलिंड्रिकल सोर्स, वहां पे इंटेंसिटी और इसमें पी में ये रिलेशन होगा, ठीक है। अच्छा हाँ, एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज इसमें बतानी है मुझे कि इंटेंसिटी और एनर्जी डेंसिटी में एक रिलेशन होता है। ये हो गया बेटे सारा। एक होता है बेटे आई एवरेज में, आई एवरेज और यू यानी इंटेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इंटू सी। इंटेंसिटी में और एनर्जी डेंसिटी में ये रिलेशन होता है, इसे भी नोट करेंगे जरूर। अगर इन दोनों का एवरेज निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? आई एवरेज इज इक्वल टू यू एवरेज इंटू सी, इसे भी नोट करेंगे। और मैंने आपको अभी अभी एनर्जी एवरेज एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लिखवाया था, कितना बताया था बेटे? टोटल वाला एवरेज टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी लिखवाई? ये टोटल है, अभी बताया था। यू टी एवरेज कितना लिखवाया मैंने? 1/2 एप्सिलॉन, यही तो लिखवाया ई के पदों में, और यू बी के पदों में क्या लिखवाया था? 1/2 बी नॉट का स्क्वायर अपॉन न्यू नॉट, यही तो दो लिखवाए थे बेटे। तो मैंने क्या किया, यू टोटल एवरेज को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इंटू सी, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और दूसरा निकाल लो इसी से ही, आई एवरेज इज इक्वल टू 1/2 बी नॉट का स्क्वायर अपॉन म्यू एफ नॉट इंटू सी। ये अगर आपको कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे रखी होगी, उसमें ई नॉट बी नॉट दिया हुआ होगा, तब आपको कैसे रिलेट करना है बेटे इंटेंसिटी से, ये उसके फार्मूले हैं। देखो बेटे ई नॉट एम्पलीट्यूड, और किस में रिलेशन है? इंटेंसिटी में, एवरेज में। समझ में आ रही बात? समझ में आई ये बात?
इसे अच्छे से रिमेम्बर करेंगे, रिमेम्बर रखना है आपको इन फॉर्मूलों को बेटे, इसको ये डायरेक्ट रखे जाएंगे तो आपको इंटेंसिटी मिल जाएगी। इंटेंसिटी एवरेज किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट में, इंटेंसिटी एवरेज मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट में। क्लियर हो गया ये वाला आर्टिकल? इंटेंसिटी क्लियर? यही है इसमें। अब दूसरा आर्टिकल चला रही हूं मैं, पॉइंटिंग वेक्टर। ये कैंसल चला ब्रेक लेना अभी कहाँ से भाई? 15 मिनट पूरा 1 घंटा हुआ है, 10:28 पे शुरू किया था मैंने, अभी तो और सुन लो 2 बजे होगी। नहीं तो चलो चले पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ लो। देखो बेटे इंटेंसिटी क्या था, ध्यान से सुन लो। जो तीव्रता थी वो क्या थी? जो वेव फ्रंट है उसके परपेंडिकुलर थी ना। अब जो मैं है इसकी लीनियर है बेटे। इसकी बताओ, इसकी क्या होगी? इसकी स्क्वायर होगी, इसकी स्क्वायर होगी और आर पे डिपेंड कर, आर भी नहीं बल्कि इसकी जो साइड पे डिपेंड करेगी। जैसे स्क्वायर में क्या होता है, साइड सूती है चारों साइड पे, इसकी स्क्वायर सिर्फ साइड पे डिपेंड करेगी। इसकी वेव फ्रंट क्या होगी? स्क्वायर। बल्ब कैसा होता है? स्फीयर होता है। इसकी वेव फ्रंट भी कैसी होती है? स्फीयर। ये कैसी है? लीनियर। इसकी वेव फ्रंट लीनियर। दैट इज सोर्स ऑफ लाइट स्क्वायर, द वेव फ्रंट इज स्क्वायर। जिस तरह का प्रकाश निकालने वाला सोर्स का आकार होगा उसी आकार की वेव फ्रंट निकलेगी। मैंने कुछ ही मतलब पिछले रूट तक लेंगे मतलब क्या अभी तक लगा जाएंगे नहीं दूरी दूरी लगती जाएगी बढ़ती जाएगी। देखो, लाइट की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? जब, अभी तो बताया मैंने। अब ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और किसी और ने नहीं किया। इसने क्या कहा कि मैडम आपने ये पढ़ाया, फॉर ए पॉइंट सोर्स, फॉर स्पेरिकल, फॉर ए पॉइंट सोर्स। ध्यान से सुनो बेटा, मतलब एक बल्ब के लिए मैंने अभी ये पढ़ाया। क्या मतलब है इसका? बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा है इसने अभी। इसने कहा कि मैडम क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है कि जिस तरह से जब दूरी बहुत कम होगी, इंटेंसिटी बहुत, दूरी कम कहाँ होगी? जहाँ पे सोर्स है। जैसे सोर्स से दूरी बढ़ती चली जाएगी इंटेंसिटी स्क्वायरिंग पे कम होती चली जाएगी। समझ में आई बात? स्क्वायर मतलब इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगर आर जो है 2 मीटर होगा तो इंटेंसिटी कितने से कम होगी? 4 से। यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है? यानी ये, आप समझ रहे बात? अगर आर 2 मीटर होगी तो इंटेंसिटी कितनी होगी? 1/4। अगर आर 3 मीटर होगी बेटे, क्यों नहीं अगर आर 3 होगी तो आई कितनी होगी? 1/3 का स्क्वायर 1/9, 9 गुना कम हो जाएगी। 9 गुना कम होने का मतलब इंटेंसिटी मतलब चमक। अगर आर आपकी 3 मीटर हो गई तो उसकी जो चमक है वो इतने गुना कम हो गई। आई क्या चीज है? चमक ही तो है। जैसे जैसे आर बढ़ती जाएगी चमक कम होती चली जाएगी और जैसे जैसे आर कम होगी चमक बढ़ती चली जाएगी। समझ आई बात? समझ में आई बात? अब आपने एनर्जी डेंसिटी के बाद, इंटेंसिटी पढ़ने के बाद आपने पढ़ना है पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है बेटे? एनर्जी फ्लक्स होता है। एनर्जी फ्लक्स किसे कहते हैं?
ये देखो बेटे, जो इससे एनर्जी निकल रही है, जिस डायरेक्शन में एनर्जी निकल रही है उसे ही कहते हैं हम पॉइंटिंग वेक्टर, ई क्रॉस बी। अब आपने जो इंटेंसिटी पढ़ी वो उसने क्या कहा था कि वेव फ्रंट उसके परपेंडिकुलर। अब इसका पैरेलल एनर्जी फ्लक्स जो होगा, एनर्जी फ्लक्स को कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर, और वो उसी दिशा में ही होता है, पैरेलल टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। अभी तक आपने जो वो पढ़ा, इंटेंसिटी पढ़ी, वो क्या थी? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। वेव के चलने की परपेंडिकुलर दिशा में जो एनर्जी थी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। समझ में आई बात? लेकिन जो फ्लक्स है वो उस पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। एनर्जी फ्लक्स किसे कहेंगे? एनर्जी का चलना। एनर्जी फ्लक्स यानी एनर्जी का चलना। और ई फाई ई क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का चलना। और फाई बी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का चलना। समझ में आई बात? और इन दोनों को अगर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? एनर्जी का चलना, टोटल एनर्जी का फ्लक्स, दैट इज कॉल्ड बाय रिप्रेजेंटेड बाय एस। ठीक है, ये हो गया। हटा, नया शुरू कर दू, पॉइंटिंग वेक्टर है, ड्यूल सिस्टम। ये बस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा एक दो लेक्चर में, और उसके बाद ड्यूल वही शुरू करेंगे। नया चैप्टर है वो ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर बस एक दो के बाद वही है शुरू। एक या दो टर्न में ये वाला लेसन कंप्लीट है, खत्म है ये लेसन। उसके बाद नया लेसन शुरू होगा। पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ेंगे हम। पॉइंटिंग वेक्टर यानी एनर्जी फ्लक्स। आपने लिखिए एस, ठीक है, रिप्रेजेंट्स, लिखिए एनर्जी एस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, एरिया एंड पर यूनिट टाइम along the direction, along the direction of wave propagation। मतलब जिस दिशा में वेव चल रही है, इसको हम लिखते हैं एस इज इक्वल टू ई क्रॉस बी अपॉन न्यू नॉट। या और भाषा में अगर हम इसे ही लिखें तो वो क्या होती है? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट in the direction of wave propagation। यहाँ लिखिए E क्रॉस B
is the direction of wave propagation S वेक्टर is ना, बल्कि इसका मैग्नीट्यूड के बजाय इतना आई का मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है, फॉर इज इक्वल टू कितना है, इंटेंसिटी कितनी बताई थी मैंने, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का, ई नॉट का स्क्वायर, यही तो बताया था, आई इंटू सी। तो वही एस की वैल्यू हो गई बेटे, जो इंटेंसिटी की वैल्यू नहीं थी वही पॉइंटिंग वेक्टर एस की वैल्यू है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इंटू सी। क्वेश्चन लेंगे अब हम, ये क्वेश्चन आया है 2021 में, ये हो गया। क्वेश्चन, ये पॉइंट सोर्स of electromagnetic radiation has an average power output of 1500 watt। अच्छा हाँ, मैं चलो वो भी बता दूंगी आएगा तो, 1500 watt, the maximum value of electric field, maximum value of electric field at a distance of 3 meter from the source will volt per meter या वोल्ट मीटर माइनस में इज ऑप्शन करे करे नहीं है, आप लिख लो।
100 V/m, 200 V/m, 300 V/m, 400 V/m, A, B, C, D। चलिए पहले फोकस करिए, उसके बताइए कि क्या क्या दिया, क्या मांग रहा है। बताओ बेटे, क्या दिया है और क्या लेना चाह, क्या मांग रहा है वो। बताओ। A point source of electromagnetic radiation, हाँ, has an average power output, एवरेज पावर की हुई है, एवरेज पी, पी एवरेज कितना दिया है बेटे, 150 नहीं 1500, 1500 वाट, ठीक है 1500 वाट। फिर और क्या पूछा है उसने, क्या पूछा है, the maximum value of electric field, what is the maximum value of electric field, कितनी होती है, E एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E कितनी होती है, E एम्पलीट्यूड यानी E नॉट, क्या पूछा है उसने, E नॉट पूछा है ना, और एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर यानी R कितना दे दिया है उसके लिए, R इज इक्वल टू 3 मीटर। क्वेश्चन इज सॉल्व, देखो ध्यान से क्या पूछा था उसने, E नॉट। अब मुझे एक ऐसा रिलेशन चाहिए जो कि P एवरेज में और E नॉट में हो, याद ध्यान करो कौन कौन सा रिलेशन बताया थी अभी मैंने, E एवरेज और E नॉट। बताओ, पहला तो ये रिलेशन है I एवरेज इज इक्वल टू B एवरेज अपॉन 4/r², यही तो था, यही तो बताया था। इससे क्या निकल जाएगा, I एवरेज, क्या निकल जाएगा, I average, I एवरेज, और I एवरेज यानी कि हमें तो E नॉट चाहिए ना, हमें क्या चाहिए बेटे, E नॉट। लगाओ दिमाग, दौड़ाओ जल्दी, घोड़ा दिमाग का, कौन कौन से सूत्र मैंने लिखवाए देखो से जल्दी, ई नॉट में कौन कौन से सूत्र लिखवाए थे मैंने भी, आई एवरेज, आई एवरेज इज इक्वल टू, आई एवरेज इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन, यही तो था, बिल्कुल सही, यही यूज होगा में भी क्वेश्चन। देखिए बेटे ध्यान से देखेंगे, एक आई एवरेज का ये वाला फॉर्मूला है और एक आई एवरेज का ये वाला फॉर्मूला है, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूं तो इसका मतलब ये बराबर इसके, समझ रहे बात, अगर इसको कंपेयर कर दूंगी तो ये बराबर इसके हो जाएगा, और जब ये तो मेरे पास है ही कि ये एवरेज दे रखा है, आर दे रखा है और मुझसे ये पूछा, बस खत्म कहानी। ये इक्वेशन नंबर 1, ये 2, एवरेज, इन दोनों को आई एवरेज को कंपेयर कर दो, खत्म कहानी। करो, इन दोनों को कंपेयर किया तो क्या आया बेटे, क्या फॉर्मूला आया, P एवरेज बटे 4πr² इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट का स्क्वायर इनटू C। रखना जरा P एवरेज कितना है, 4πr², r² यानी r कितना दे रखा, 3 का स्क्वायर 9, 1/2 है ना, अगर मैं एप्सिलॉन इसके नीचे ले जाऊं और 2 इधर ले जाऊं, समझ गए बात,
और ये देन ले जाओ तो क्या हो जाएगा बेटे, 4 पाई इंटू सी और इंटू आर स्क्वायर, और इधर क्या बचा, केवल ई नॉट ई नॉट का स्क्वायर। समझ में आई बात, क्योंकि मुझे ई नॉट की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए मैंने ई नॉट को एक्सपेंड कर लिया, बाकी सब दूसरी तरफ लिखा। अब रखो जरा, ये हो गया आपका, 1 मिनट, इसे काटने से पहले 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻9, ये हो गया आपका 15 × 30, 3000, और ये हो गया 9 × 10⁻9, और सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁻8, आर यानी 3 का स्क्वायर 9, 3 × 9, और बराबर ई नॉट 9 से 9, ये 10⁻8 होती है, और यहाँ 1 बच गया 10, ये 8 है, ये 9 है, भाई समझ रहे, जब 9 में से 8 पावर चलेगी तो 1 10 बचा ना, तो 1 10 इसके साथ जोड़ दो, ये हो गया 30,000, और 30,000 का मतलब 4 0, और बटे ये 3 भी तो है ना, समझ रहे बात, 3 एकम 3, ये कितना हो गया 10,000, समझ गए या नहीं बात। अब दोनों ओर का रूट स्क्वायर रूट ले लो, इधर क्या रह जाएगा ई नॉट, और इधर क्या आ जाएगा, 10,000 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 100, तो कितना आ गया एम्पलीट्यूड, ऑप्शन नंबर, जब तुमने अपना दिमाग लगाया तो निकला ही ना, जब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए तो निकाला ही ना उसने लड़की ने, कि मैडम 2 सूत्र है, इसका ये भी है, आई एवरेज के 2 सूत्र हो गए। भाई जब मेरा इस वाले सूत्र में तो काम चल नहीं रहा था, इस वाले सूत्र में से तो कहीं ई नॉट था ही नहीं, और मुझे चाहिए ई नॉट की वैल्यू, और ये आई एवरेज का जो ई नॉट वाला था, इससे भी काम नहीं चल रहा था, क्योंकि इसमें कहीं पी नहीं आ रहा था, मुझे किसकी वैल्यू दे रखी थी, पी एवरेज की, तो मैंने तब आई एवरेज को कंपेयर करके इसमें और इसमें सूत्र ले आई, समझ में आई बात। अगला क्वेश्चन लिखिए, ये हो गया बेटे, कर लिया था, क्या बस बेटे, छुट्टी में नहीं ब्रेक, अभी इसके बाद एक लेक्चर और का, अच्छा चलो फिर, बाकी इस वाले लेक्चर का है कल बता देंगे, और 2 मिनट बाद दूसरा जो चैप्टर चल रहा है, 2 4 5 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद जो कम्युनिकेशन सिस्टम है करवा के फिर उसको रखते हैं, ठीक है।